द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि जो आपकी सुपर टेट की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं और चल रही हैं वर्तमान समय में, वो सुबह आपको 10 बजे, सुबह 10 बजे 150 प्रश्नों का ये श्रृंखला का जो प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा कराया जाता है, ये तो मिलता ही मिलता है। साथ साथ सुबह 11:30 पर आपको गणित का भी जो है प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जा रहा है वहाँ पे। इसके बाद इसको भी देख लीजिएगा। और इसी के बाद आप लोग का शाम को 7 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। और उसी के जस्ट 1 घंटा बाद शाम को ही 8 बजे आपका संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ये सबको मालूम होना चाहिए और आप लोग इस समय पर उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट को करते रहें, जो कि टॉपिक वाइज आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आता था, उसके बेसिस पे ये क्लासें चलाई जा रही हैं। तो चलिए, ये सूचना थी, सूचना समाप्त होती है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को, जिसमें भाषा के 40 प्रश्न हम लोग पहले कवर करेंगे, हिंदी के 20 हैं, इंग्लिश के 10 हैं और संस्कृत के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला चलिए हिंदी का कवर करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं या, वारा, ला, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, या है, वा है, रा है, ला तो है ही नहीं, उसके स्थान पर हा है। तो ये हा जो होता है ये उष्ण व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन ये नहीं होगा। तो ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। साथ साथ अगला प्रश्न जो आपका है वो, कमला ने शांति को पुस्तक दी। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है कि कमला ने शांति को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया इसमें होगा? ऑप्शन है आकर्मक क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, या फिर भविष्यकालीन है, पूर्व द्विकर्मक क्रिया, या फिर संयुक्त क्रिया है। तो फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते चलिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। पहली बात करते हैं तो कमला ने शांति को, देखिए यहाँ से मतलब हो जाएगा ने शांति को, यहाँ से एक हो जाएगा, ये कर्म है। और दूसरा कर्म है पुस्तक मतलब देने की बात किसकी कह रही? पुस्तक को ही तो दिया जा रहा है यहाँ पे। तो दूसरा कर्म ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से द्विकर्मक क्रिया होगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि का सही उदाहरण कौन सा है? व्यंजन संधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो सम प्लस गठन बराबर संगठन होता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक केवल 2 ही सर्वनाम है जो निश्चयवाचक होते हैं, एक वह है और दूसरा यह है। यानी कि यह और वह जो हैं ये दोनों क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा अर्थ की दृष्टि से सही है? सही युग्म को इसमें ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुरंग तात्पर्य घोड़ा होता है, वहीं पे लहर तरंग तात्पर्य लहर होता है। मतलब तुरंग का जो पर्याय है वो घोड़ा होता है और वहीं पे तरंग का पर्याय क्या होता है? लहर होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे अन उपसर्ग किसका उद्योतक है? भीतर का, अभाव निषेध का, या फिर अधिक, या फिर अनुकूल का। 6ठे नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। यहाँ पे अभाव निषेध बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, चलिए अगले के प्रश्न पे बताइए। यहाँ पे जिस शब्द के सही पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। जिस शब्द के सही पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध, नीर, जल, पावस, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी सही पर्यायवाची नहीं हैं।
बी के ये पर्यायवाची सही नहीं है। तो होगा क्या, तो दूध का पर्यायवाची जो होता है नीर होता है। अच्छा, यहाँ पे ये सही नहीं है। ठीक, तो ये दूध का पर्यायवाची नीर होता है कि जल का होता है, बताइए, जल का ही होता है ना, तो ये सब गलत है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है। कौन सा शब्द युग्म है जो विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे परिस्तोष जो होगा इसका विलोम शब्द संतोष नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बात करते हैं होगा क्या, तो संतोष का जो विलोम शब्द होता है वो असंतोष होता है, ना कि परितोष होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पे। चलिए कमेंट करके बताइए तत्सम शब्द इसमें कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ कहीं पर ऊपर ये चंद्रबिंदी आपको दिख जाए, ये हमेशा तद्भव का ही जो है शब्द होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे नींद है लेकिन निष्ठु देखिए खष्टी सा लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल अपने आप में तत्सम हो जाएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कुछ शब्दों को मैं हमेशा बताते आया हूँ कि याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, चाहे खष्टी सा मिल जाए, चाहे बड़ा सा मिल जाए, चाहे वह मिल जाए, ये सारे क्या होंगे, अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं तो वो हमेशा तत्सम ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है आपका। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। अच्छा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही गलत है, पहला ही आपका गलत हो गया। यहाँ पे अशुद्ध जो था वो पहला ही आपका अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, यहाँ पे जो है सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए ऐसे होना चाहिए, ना कि हर एक। क्लियर, तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये मुक्तक छंद का उदाहरण है जूही की कली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये एकमात्र छंद है जो मुक्तक छंद का है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र कविता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है मनौती शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है। तो मनौती शब्द में जो प्रत्यय है वो अवती लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल पराया जो है इसमें उपसर्ग कोई भी नहीं लगा हुआ है। और इसी के साथ अगला सजातीय वर्ण का युग्म चुनना है जो एक ही जाति के हों। तो ये चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, ये सभी, ये ऊ जो है ये लघु है और ये दूसरा वाला दीर्घ है, ये तो दोनों एक ही जाति के हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, बाकी सभी अलग अलग हैं। और इससे अगला प्रश्न है आपका आमदनी किस भाषा का शब्द है। संस्कृत का है, हिंदी का है, अरबी का है, फारसी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे शब्दों को आपको ज़रूर याद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आमदनी है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में आपको त्रुटि ढूंढना है, एरर बताइए कहाँ है। नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर जो है सम्मानित किया है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नए धरातल पर सम्मानित किया है, यहाँ देखिएगा सी ही में ही जो है त्रुटि है। किसमें, सी वाले में, यानी कि नए धरातल पर सम्मानित किया है, इसी में त्रुटि आपका है। यहाँ पे धरातल पर सम्मानित नहीं स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक, सम्मानित किसी व्यक्ति को किया जाता है, ना कि किसी कवि उसको क्या कहते हैं, किसी चीज़ को जो परंपरा से चली आ रही हो उसको स्थापित किया जाता है। ये त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको सीरियल क्रम से इसको सजाना है। चलिए देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है आपका वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र, इसके बाद अगला शब्द जो आपका जुड़ेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र। 1 मिनट, क्या हो रहा है भाई, हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पे पहला तो हो ही गया, उसके बाद दूसरा जो आपका हो जाएगा चरित्र उन उत्साही व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य, उसके बाद फिर कार्य करता रहेगा जो अपने कर्मों पर विश्वास कर। अच्छा, यहाँ पे 2 नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे 3 नंबर डाल देते हैं, साथ साथ अगला यहाँ पे
विश्वास कर आत्मशक्ति से समाज में अपना स्थान बनाते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर और समाज को अपने अनुसार चलाने के लिए बाध्य करते हैं, तो यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा। चलिए मिलान कर लीजिए 1 2, यानी कि रा या वाला ऑप्शन नंबर भी देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे सेंटेंस गद्यांश का। अच्छा, ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट करिए। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जनसंख्या वृद्धि रोकना है, इस क्षेत्र में हमारे सभी प्रयत्न निष्फल रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते रहना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे ये पहला पेज। नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। इसको भी पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी पेज हो गया होगा। साथ साथ अगला पेज के साथ, अच्छा ये पेज पढ़ लीजिए, तब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उम्मीद है पढ़ लिए हैं। नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। साथ है क्वेश्चन का जो है आपका, इसमें पूछा गया है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए किस बात को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रमुखता दी जानी चाहिए, अधिकतम लोगों की जो अधिकतम ताकत का उपयोग है, इसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि परिवार के छोटा या बड़ा होने पर सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। तो ये जो अधिक प्रभाव पड़ता है, ये व्यक्ति के शैक्षिक व आर्थिक स्तर पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा का सबसे अधिक लाभ कहाँ उठाया जा सकता है। स्त्री शिक्षा का सबसे अधिक लाभ कहाँ उठाया जा सकता है। तो ये जो उठाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक सोच के परिवर्तन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। साथ साथ अगला प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर में, देखिए एरर आपको ढूंढना है। वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर यस्टरडे, नो एरर। इंग्लिश का प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इसको केवल ऑप्शन बताएंगे, आप लोग यहाँ मिलान करते चलिएगा। संस्कृत और अंग्रेजी के ऑप्शन के केवल हम बताएंगे भाई। तो यहाँ पे चलिए देखिए 21 नंबर का ऑप्शन जो होगा, वहाँ पे हैव रिसीव्ड के स्थान पर केवल ही रिसीव्ड होगा। यहाँ देखिए केवल हैव रिसीव्ड है ना, तो यहाँ पे केवल हैव नहीं लगेगा, केवल रिसीव्ड ही होगा। तो पहले आप में ही आपका एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला, यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा भरा जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 2 को हम लोग फिल कर देंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का। 23 नंबर में ये अंडरलाइन जो लिखा गया है, ये इसका एडियंस फ्रेज कौन सा होगा। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी से, ए डे मेमोरेबल फॉर सम इंजॉयफुल इवेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली बाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अफेक्टेड हो जाएगा। कौन सा सही होगा, अफेक्टेड, सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे अपोजिट शब्द बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। वैकेट का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन अकॉपी होगा। अकॉपी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, यहाँ पे चेंज द नरेशन को चेंज करना है। ये पिंकी सेड टू गौरव, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर कामा लगा है, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर लगा है विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, फिर इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन मार्क टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्न है, मतलब प्रश्नवाचक प्रश्न है। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। पिंकी आस्क्ड गौरव, देखिए जब क्वेश्चन का होता है तो इफ़ या वेदर लगा देते हैं, तो यहाँ पे इफ़ लगा दिया गया। ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देम। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस को चेंज करना है और क्वेश्चन है आपका ये। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन को बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, ये पैराग्राफ्स है, इंग्लिश का पैराग्राफ्स यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। दिस इज थॉर्निंग इनसाइड, माफ़ कीजिए, थॉर्नी साइड ऑफ द प्रिवेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। तो यहाँ से पढ़ना है और उम्मीद है कि इसको पूरा आप लोग पढ़ लिए होंगे। और नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये दूसरा पेज है, इसी के साथ ये तीसरा पेज भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा पेज पढ़ने के बाद चौथा भी पेज पढ़ेंगे।
हाँ, ये थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी नीचे दिख रहा होगा। तो 28 नंबर का क्वेश्चन जो सही होगा आंसर इसका वो क्या हो जाएगा, वो ए मेमोरी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला 29 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे 29 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 30 नंबर का प्रश्न है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 और 32 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको पद्यांश लिखना है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, धर्म ये मर्त्यलोके भूभि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास्य चरन्ति। तो यहाँ पे ये श्लोक लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ दिया मैंने। क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, डी बिल्कुल, ये सभी सही हो जाएंगे इसमें। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, ए बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला 33 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 33 नंबर में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे उड्डयनम का संधिविच्छेद उद प्लस डयनम हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे थे। अगला प्रश्न है श्वेताम्बरम का समास विग्रह क्या होगा। तो श्वेतम्बरम का समास विग्रह जो होगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेतम चा तत्व अम्बरम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका अपूर्वा। अच्छा, यहाँ पे इसको पढ़िएगा। थोड़ा संस्कृत जो है हमको पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग पढ़िएगा इसको जो भी होगा। अपूर्वा कोऽपि कोशम विद्यते तव भारितः। यहाँ पर भारती जो लिखा गया है ये भारती, यहाँ पे भारती पद कौन सा पद है, किस प्रकार का ये पद है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ये संबोधनम किया गया है, संबोधन तरीके से संबोधन किया गया है भारत के प्रति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है अस्माकं देशः धार्मिकाः वर्तते। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पे देश जो है अपना ये सर्वनाम है, देश। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है चर प्रत्याहार। ये चर प्रत्याहार में के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे। 34 नंबर का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। च ट त क प श धनुषा, धनुष वाला शा, उसके बाद छोटा शा। तो ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये सभी चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर का प्रश्न है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके बताइए। ऑप्शन 3 पाठा पठ्यते। वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कर्मवाच्य है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है मेघदूत में जो प्रयुक्त छंद है वो कौन सी है। सग्रधरा है, मालिनी है, वंशस्थ है, मंदा कांत्रा है, मंदाक्रांता। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है एधितव्यम शब्द में प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तबियत बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ विज्ञान के 10 प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है विटामिन ए का रासायनिक नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देखे होंगे, पिछला प्रैक्टिस सेट इसके पहले का यानी 82 नंबर का, तो वहाँ पे आप लोग को मैंने क्वेश्चन भी किया था शायद कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। और इसमें पूछ भी लिया गया है। ये थायमिन जो होता है विटामिन बी का होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, बिल्कुल सही होगा स्टार फिश। यह एक इकाई नोडमेट्स है। क्या है, इकाई नोडमेट्स है। जबकि शार्क और ये सभी जो हैं जैसे ईल है, सीहार्स है, ये सभी मछलियां हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि कौन सी ग्रंथि है जो उत्तेजना हेतु हार्मोन का स्राव करती है। उत्तेजना के लिए जो हार्मोन स्रावित करती है वो एड्रेनल ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि को इसी को कहते हैं। ठीक। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है
मोटर कारों आदि में जो हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग जो करते हैं, यह किस सिद्धांत पर लागू होते हैं? बार्नौली के, पोसियल्स पे, या फिर पास्कल के, या फिर आर्किमिडीज सिद्धांत पे? 44 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पास्कल के नियम पे ये कार्य करते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में जो यातायात पुलिस करती है वो क्या करती है? तो ये जो करती है उसमें पोटेशियम जो डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसको एसिड कहा जाता है उसका टेस्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो डी बिल्कुल सही बॉक्साइड है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड होगा। साथ साथ नेक्स्ट है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन, लकड़ी के भार के बराबर जो बल लगेगा वो बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग, ऐसा क्यों होगा कि लकड़ी के बराबर ही बल लगेगा? क्योंकि उतने ही बल पे वो अपने ऊपर रहेगा, तो उतना जितना उसका बल है उतने आप बल लगाएंगे तो अपने आप नीचे चली जाएगी। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मतलब सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? रेडान, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन? तो इसमें ब्यूटेन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सबसे अधिक मात्रा होती है? प्लाज्मा की, प्लेटलेट्स की, श्वेत रुधिर कणिकाओं की, या फिर लाल रुधिर कणिकाओं की? 49 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्लाज्मा की हो जाएगी। साथ साथ अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्रिज्म से उसको गुजारा जाए यानी कि गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत, लाल, श्वेत मतलब सफ़ेद है, सफ़ेद, लाल, बैगनी, हरा? तो यहाँ सबसे अधिक जो विचलन दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला गणित का पोर्शन है। गणित के पोर्शन को आप लोग को पता ही है कि हम लोग इसको स्किप करते हैं, और ये स्किप इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अभी आपको 11:30 पर ये सभी क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और आप लोग को जो है, आप लोग के प्रत्येक विषय के जो भी आप लोग यूट्यूब पर हमारे सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, इसके विषय को प्रैक्टिस सेट में कन्वर्ट किया जा रहा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ को तैयार भी करवाया जा रहा है। और इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हैं या ले लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। इससे लगभग 200, इसमें जो है लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट होगा जो आप सभी को एक नाम मात्र शुल्क पर आप लोग को अवेलेबल करवाया जाएगा। और आप लोग इसको अगर अब लेना चाहते हैं तो आप लोग को जल्द ही इसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिएगा, जिस प्रकार से रिस्पॉन्स होगा आपका उसी प्रकार से प्रक्रिया आप लोग करेंगे इधर से। ठीक है, तो ये अभी क्रिया इस पर काम चल रहा है और इसको कलेक्शन, प्रश्नों का कलेक्शन किया जा रहा है। और अगर इस यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग मैथ का ये स्किप कर रहे हैं, इसको अगर आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ से इसके पीडीएफ को 150% का पीडीएफ है, वहाँ से लोड कर सकते हैं। ठीक, लोड करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान और साथ साथ करंट अफेयर के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद सीरियल वाले आगे के पोर्शन को करेंगे। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है यहाँ पे? तो ये रविशंकर सितार वादक हैं, बिल्कुल सही। EMF हुसैन तबला, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यही नहीं सुमिलित है, यानी बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद RK नारायण, मतलब ये मेल सही नहीं है। बाकी RK नारायण जो हैं ये उपन्यासकार हैं, फैजी आदमी जो है ये कवि हैं। तो यहाँ पे सभी सही है, बट बी बिल्कुल नहीं सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? यहाँ पे विश्व धर्म संसद की बात किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो इनके द्वारा भाग लिया गया था वो शिकागो में भाग लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ए बिल्कुल शिकागो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर को अपना भी लिखते रहें, जो भी आपको आंसर याद होता चले, मतलब याद है। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला वायसराय कौन था?
चलिए बताइए फटाफट कि भारत का पहला वायसराय कौन था। बी बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण यानी रेलवे को जो यात्री डिब्बा है उसका निर्माण भारत में कहाँ पर होता है। क्या हो रहा है भाई, चलिए उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा। वाराणसी में है, चित्तरंजन में है, पेरम्बूर में है या फिर कोलकाता में है। 74 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही है, सी पेरम्बूर में स्थित है रेलवे जो रेलवे की यात्री डिब्बे का निर्माण होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये तो इजी है, मोर है, सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बहुत अच्छा, देखिए एक लोसांग है और एक लोसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका पहला ही सही हो जाएगा। ये लोसांग जो उत्सव है ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। वहीं पे बात करते हैं लोसर की, किसकी, लोसर की। तो लोसर जो संबंधित है ये लद्दाख से संबंधित है। किससे संबंधित है, लद्दाख राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खा होना चाहिए। क्लियर। चलिए साथ साथ अगला है, अजमेर का किला कहाँ पर स्थित है। तो अजमेर का किला जयपुर में स्थित है, बी बिल्कुल सही। साथ साथ अगला है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो CR दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि रेलवे की बड़ी लाइन की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 1.67 मीटर जो है सबसे बड़ी लाइन की लंबाई होती है। वहीं पे बात करते हैं छोटी लाइन की, तो छोटी लाइन की 0.67 होती है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ 3 प्रकार की लाइनें भी होती हैं जिसमें सबसे बड़ी लाइन की ये 1.67 मीटर होती है। चौड़ाई की बात किया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान में कितने पद्यांश हैं। जो भारत का अपना राष्ट्रगान है उसमें कितने पद्यांश हैं ये बताना है। 80 नंबर का प्रश्न है, चलिए बताइए फटाफट। और भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और ये 12 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था और इसमें 5 पद्यांश हैं। कौन कितने पद्यांश हैं, तो 5 पद्यांश हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 5। और ये बंगाली भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया, तो सबको मालूम है, मैंने पहले बता दिया है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कुली बैरिस्टर तथा कर्मवीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी इस नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पे सी, एक मिनट, सी कह रहे हैं, सी बिल्कुल अब्दुल फजल के द्वारा ये लिखा गया है, अब्दुल फजल के द्वारा आईने अकबरी। और इसी के साथ अगला, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आत्माराम पंडुरंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के से अधिक मूल्य वर्ग की भारतीय मुद्रा के नोट किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो 1 रुपये का है नोट, इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त मंत्रालय का जो है मोहर होती है। लेकिन 1 रुपये से अधिक जो होता है वो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उस पर भारतीय गवर्नर जो होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को जो पद की शपथ जो होती है वो किस संवैधानिक अधिकार के द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। और अगला प्रश्न है, एंडी मरे, नडाल, पेस किस खेल से संबंधित हैं। ये सभी एक ही खेल से संबंधित है और वो खेल है टेनिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा, इसके अनुसार प्रथम महीना कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चैत्र है, इसके अनुसार क्या है, चैत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और आखिरी महीना जो है वो आपका फागुन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो चलिए बताइए, दिलवारा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राजस्थान में ये स्थित है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सरिस्का अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सरिस्का की बात किया गया है और ये जो स्थित है वो आपका राजस्थान में ये भी स्थित है, पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? 91 का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014 को किया गया, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस प्रसिद्ध फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? पहला ही लेडी विथ लैम्प, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रही? बहुत अच्छा, यहाँ पे देखिए दो ही केवल हो सकता है, या तो उत्तर प्रदेश या तो आपका बिहार, तो इन दोनों में से चूज करना है। बाकी दो ऑप्शन अपने आप ही यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ पे बिहार ही आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में बिहार को पछाड़कर उत्तर प्रदेश पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पे 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे KYC का पूरा नाम क्या है? KYC का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? और ये जो है गिर जो है शेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो आपका डी बिल्कुल गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये गिर जो है ये गुजरात के कच्छ के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे राज्यों की मांग किसका खतरा पैदा करती है? तो छोटे छोटे राज्यों का जो मांग है यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला है कि ऐसे जिन नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ये क्रिकेट प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला है और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, डी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अंकित जो चक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं? यहाँ पे 24 तीलियां हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निजी बचत खाता किस बैंक में नहीं खोला जा सकता? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं खोला जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि शब्द यूपीए, देखिए यहाँ पे यूपीए तथा एनडीए किससे संबंधित है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन इसी से संबंधित है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये राज्य है आपका सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम मुख्यालय का रेलवे मुख्यालय का मतलब रेलवे का जो मुख्यालय है उत्तर पश्चिम वो कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उत्तर पश्चिम की बात किया गया है। साथ साथ अगला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे मृतकों डेट ऑफ माउंटेन ऑफ डेथ, तो यहाँ पे मृतकों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 105 का है, ये जी प्रश्न है, थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे, बस आप लोग देखते चलिएगा सनसनी निगाहों से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर शारदा सहायक नहर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। वहीं पे बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो है आपका इंदिरा गांधी नहर है। वहीं पे बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में जो है स्वेज नहर है। ध्यान रखिएगा, तीनों मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश का, भारत का और विश्व का भी। चलिए साथ साथ अगला है, बागों का शहर किसे कहा जाता है? तो बागों का शहर उत्तर प्रदेश का जो शहर है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, लखनऊ को कहा जाता है। और यहाँ पे जो लखनऊ का मलिहाबाद है वो दशहरी आमों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो यहाँ पे कथक शैली, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश की शैली है और ये यहीं की देन भी है, लखनऊ की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। साथ साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे?
तो यहाँ पे डी बिल्कुल बी भी गिरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तो पहला 1962 में, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, और इस समय जो है आपका तीसरी या चौथी ध्यान नहीं आ रहा है, 51 से 56 और उसके बाद 56 से 61, 61 से 66। हाँ, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी। ठीक, इस समय बड़ी समस्याएं थी। एक युद्ध आपका 1962 में होता है और एक युद्ध 1965 में होता है। उसके बाद 1966 में सूखा भी पड़ जाता है। उसके बाद जब आपका जो पंचवर्षीय योजना था वो उसको समाप्त कर दिया जाता है और वार्षिक योजना चलाया जाता है 3 साल का। 1966 से 69 तक जो है ये वार्षिक योजना अवकाश चलाया जाता है। प्रथम यहाँ पे वार्षिक योजना अवकाश थी ये। ठीक, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? मतलब किस तिथि को दोपहर में सबसे छोटी छाया आपकी होती है? तो ये 21 जून को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ये बिल्कुल सीध में होती है, जो शुरू होता है बिल्कुल सीध में होती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण कौशल का। इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्कूल सभा जो स्कूल के टाउन मीटिंग होती है, ये कथन किसका है? यहाँ पे इसका कथन है कि स्कूल सभा जो है वो स्कूल के टाउन मीटिंग होती है। तो ये कथन जो है वो फ्रेट बैल का कथन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से छात्रों का कौन सा ग्रुप सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? तो यहाँ पे सबसे अधिक जो लाभान्वित होगा वो दिए गए सभी ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि छात्रों में जो संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे छात्रों में क्या होगा? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे विचाराभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही छात्रों में होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि शिक्षा पद्धति का चुनाव करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? यानी कि जो जिस पद्धति से हम शिक्षा को दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको करने से पहले या उसको चुनने से पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए? तो चाहे वो अपरिवर्तनशीलता हो या प्रभावशाली शिक्षण हो, ये सभी को सोचना चाहिए। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि शिक्षण के लिए कितना समय उपलब्ध होगा? जो शिक्षण है उसके लिए कितना उपलब्ध समय होगा? कक्षा में कितना कार्य दिया जाएगा? इसके लिए कितनी जानकारी आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे समय और अवधि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण शिक्षक का कार्य जिसे बालक के विकास हेतु किया जाता है, यह कथन किसका है? यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, थॉमस एफ ग्रीन के द्वारा कहा गया, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है अशाब्दिक संचार यानी संप्रेषण जो है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे पहला स्वर का उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा कौन महत्वपूर्ण होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में कौन महत्वपूर्ण होता है? बालक होता है, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है, समाज होता है? तो बाल केंद्रित की शिक्षा की बात किया गया है तो बालक ही होगा ना, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है विचार संप्रेषण द्वारा शिक्षक छात्रों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है? यानी कि जब विचार संप्रेषण होता है, एक दूसरे से बात करते हैं शिक्षक और छात्र, तो वहाँ पे जो प्रभाव डाला जाता है स्टूडेंट पर, वो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला है शिक्षण के संप्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 1, 4, 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही 2 भागों में बांटा गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है बाल मनोविज्ञान का। इसमें पूछा गया है कि कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चों की मतलब नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो इसमें इकाई नहीं है या मतलब विशेषता नहीं है, वो है आपका कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि वो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो उनका औसत निम्न नहीं होता है, मानसिक औसत उच्च होता है। यहाँ पे निम्न लिखा गया है, इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं है। साथ साथ अगला प्रश्न है सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है?
तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, बाल अपराध कहलाता है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह जो है किसे इंगित करता है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, वह कुंठित है, डी बिल्कुल उसी को करता है। अगला प्रश्न है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पे अनुकरण है, पहली अवस्था अनुकरण है। अनुकरण का तात्पर्य बालक जो है जब सीखने लगता है, बोलने लगता है, तो सबसे पहले दूसरों की बातों को या दूसरे की ही नकल करता है। क्लियर? तो यहाँ पे अनुकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो मॉन्टेसरी, खेल, किंडरगार्टन बिल्कुल सही है, यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, ये सभी हैं। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो वंचित की जो समस्या नहीं है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है, यही आपसे वंचित समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो हैं वो क्या है? तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो होते हैं वो आश्रित चर होते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, यहाँ पे स्वतंत्र चर होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। ठीक, इसके कमेंट को हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। इस पर थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करके इसके आंसर को बताइएगा कि आंसर क्या होगा, आश्रित चर होगा या फिर स्वतंत्र चर होगा। वैसे शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की बात किया गया तो इसे आश्रित ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मास्टर पे या माता पिता पर आश्रित ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होना चाहिए। साथ साथ अगला प्रश्न है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? बहुत अच्छा, तो ये जो दिया गया है यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, ये बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा जो हैं, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सही। यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के ये बंधे हुए हैं अल्बर्ट बंडूरा जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा का रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये बालक से संबंधित भी है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। रीजनिंग के प्रश्न को हमारे सर के द्वारा पढ़ाया ही जा रहा है और इसको हम लोग स्किप करेंगे, चलेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों पर। कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया है? आईसी का, ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का या फिर सेमीकंडक्टर का? तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है इसमें प्रयोग किया गया है माइक्रो प्रोसेसर, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है? 137 यूएसबी का पूरा नाम क्या है भाई, बताइए फटाफट। ए बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरीज बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरीज बस। और इसी के साथ अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल में प्रयुक्त तकनीकी एवं सामग्री क्या है? जो तकनीकी होती है शिक्षण कौशल में, वो तकनीकी और सामग्री क्या होती है? इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, उपरोक्त सभी। वैसे बात करते हैं तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन सी शिक्षण कौशल विकास में प्रयुक्त श्रव्य यानी सुनने वाली सामग्री नहीं है? रेडियो नहीं है, मल्टीमीडिया नहीं है, टेप रिकॉर्डर नहीं है या माइक्रोफोन नहीं है? बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी, मल्टीमीडिया नहीं है जो सुनने वाली हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन सा कुंजी सक्रिय होती है? कौन सी कुंजी सक्रिय होती है? तो डाटा यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप होता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन कैप्स लॉक बिल्कुल सही होगा। कैप लॉक से यदि ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे जो सक्रिय हो जाती है जो कैपिटल लेटर को लिखने लगता है। साथ साथ अगला पोर्शन जो है ये जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्नों से लिया गया है। चलिए इसके भी प्रश्नों को 10 प्रश्नों को फटाफट देख लिया जाए यहाँ पे। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस विद्वान ने अभिप्रेरणा, किस विद्वान ने, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें, हाँ चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा, किस विद्वान ने अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था? तो ये मैकडूगल के द्वारा
दिया गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका क्या है? सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा। जैसे वो शिक्षकों के द्वारा आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करता है या फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति एवं अभिक्षमता एप्टीट्यूड से संबंध कौन सा है? तो पारस्परिक सहयोग। यहाँ पे 143 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही है? सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पारस्पर विरोध जो है ये बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पुरस्कार के उद्देश्य क्या होते हैं? 144 पुरस्कार के उद्देश्य क्या होते हैं? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी, चाहे वो अनुशासन की स्थापना हो या स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा एवं चरित्र का उत्थान हो या कार्य हेतु प्रेरणा हो, यहाँ पे उपरोक्त सभी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे देखिए, पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा मंत्रालय जीवन कौशल शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन करता है? तो यहाँ पे मंत्रालय की बात किया गया है, वो भी जीवन कौशल शिक्षा पाठ्यक्रम से, तो ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति केवल मानव जाति के अंतर्गत पाई जाती है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे आत्मगौरव, सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक कौशल एवं पर आधारित सेवा प्रदान करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो इसको कहा जाता है, ये वृत्ति कहा जाता है। साथ साथ अगला है, शिक्षा का केंद्रीय घटक क्या होता है? तो शिक्षा का केंद्रीय घटक जो है विद्यार्थी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थी ही नहीं होंगे तो शिक्षा किस प्रकार किसके काम आएगी? साथ साथ अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? और अच्छा क्वेश्चन, चलिए बताइए फटाफट, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। पहले कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी, लेकिन कितनी है? तो 6 है। तो 7वां क्या हो गया? 7वां जो है एक हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके पैतृक संपत्ति से उसको विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है इसका, यहाँ पे पूछा गया भारत में विशेष शिक्षा से क्या तात्पर्य है? विकलांग शिक्षा कार्यक्रम ही विशेष शिक्षा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग सभी प्रश्नों के आंसर को कर पाए होंगे। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। और जो भी हमारे साथी नई जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ, वो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा लें, जिससे कि उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।